आप जितना जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे ये आपके लिए उतना ही सही रहेगा, क्योंकि मैंने गलती करी थी और मेरी फ़्लाइट छूटते रह गई थी। हेलो गाइस, आई एम इन वियतनाम राइट नाउ। तो मैं अपने अभी रिज़ॉर्ट पे हूँ। आई होम बैकपैकर रिज़ॉर्ट इसका नाम है। तो मैं आपको इस ट्रिप के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे बैंकॉक और थाईलैंड आ सकते हैं और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं फ़्लाइट टिकट से। तो मेरा प्लान ये था, मेरी आइटिनरी में ये था कि पहले मैंने बैंकॉक जाना है। मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करवाई वहाँ से। मेरे को फ़्लाइट टिकट पड़ी थी 24,000 की, मतलब 23,000 कुछ की पड़ी थी, मतलब 24,000 हम मान के चलते हैं। मेरी फ़्लाइट टिकट में इंक्लूडेड था दिल्ली से बैंकॉक और बैंकॉक से वियतनाम और वियतनाम से वापस दिल्ली। तो मैंने ये करवाई थी टिकट। तो अब हम आ जाते हैं कि मैंने कैसे ट्रैवल किया था। तो बैंकॉक के लिए कुछ नहीं करना होता है। बैंकॉक के लिए आपको बस अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करवानी होती है। बाकी सारा काम और कुछ नहीं है। आप अपने पास पैसे रख सकते हैं थाई बात। अगर आप बैंकॉक आना चाहते हैं तो आपको बस फ़्लाइट टिकट करवानी है, आने की और जाने की, ठीक है। कंफर्म फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए आपके पास। बस मेरी तरह आप गलती मत करना कि आप लेट एयरपोर्ट मत जाना। आप जितना जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे ये आपके लिए उतना ही सही रहेगा, क्योंकि मैंने गलती करी थी और मेरी फ़्लाइट छूटते रह गई थी दिल्ली से बैंकॉक की। अब उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा। आपको अपना बोर्डिंग पास लेना है, जिससे भी आपने फ़्लाइट बुक कराई होगी, लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट और जो भी फ्लाई करती हैं बैंकॉक के लिए। तो आपको वहाँ जाएंगे, आप जैसे ही वहाँ जाएंगे काउंटर पे वो आपसे पूछेगी, मतलब मेरे केस में उसने पूछा था कि आप कितना पैसा कैरी कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि आई एम कैरिंग 10,000 थाई बात विथ मी। तो ज़्यादा मतलब उसने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, बस उसने इतना पूछा और बस उसके बाद मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया था। इमिग्रेशन में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। इमिग्रेशन में बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे केस पे ऐसा हुआ था कि जो मेरे आगे लगा था बंदा वो केरल का था, साउथ से था वो। तो उससे पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि थाईलैंड का वीज़ा कहाँ है आपके पास। तो उसने बोला कि सर वीज़ा तो नहीं है मेरे पे, मतलब वो कंफ्यूज था। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस से कहना है कि थाईलैंड का कोई वीज़ा नहीं होता, वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड का होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक इन करेंगे, मतलब काफ़ी लंबी लाइन रहती है वहाँ पे भी। तो आप सिक्योरिटी चेक इन करेंगे वहाँ से, और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद जब आप सिक्योरिटी चेक इन कर लेंगे तो ड्यूटी फ्री में पहुँच जाएंगे। ड्यूटी फ्री के बाद आपकी फ़्लाइट फ्लाई करेगी, तो आप फिर बैंकॉक पहुँच जाएंगे। और बैंकॉक में गाइस प्लीज़ कैरी करना थाई बात, क्योंकि मैं अपने केस में भूल गया था कैरी करना। मेरे पे इतना भी टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। तो मैं अपना कैश कैरी करना भूल गया था। तो उसके बाद मैं थाईलैंड पहुंचा जैसे ही स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे, तो मेरे पे एक भी रुपया नहीं था, मतलब थाई बात नहीं थे। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा कि प्लीज़ दे दो, मैं आपको बाहर जाके एटीएम से निकाल के दे दूँगा, पर किसी ने हेल्प नहीं करी उस टाइम पे। तो फिर वहाँ ग्राउंड स्टाफ था स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। तो उनसे मैंने एक से, क्योंकि उनको हिंदी और इंग्लिश तो आती नहीं है, मतलब बहुत कम, मतलब रेयर केस में आपको कोई मिल गया तो मिल गया। तो मैंने जैसे तैसे उसे समझाया कि आई डोंट हैव मच मनी, मतलब मेरे को इमिग्रेशन के लिए, मतलब वीज़ा के लिए मैंने पैसे नहीं है मेरे पे, प्लीज़ आप हेल्प करो। मैंने उसको अपना एटीएम दिया, तो वो बाहर से मेरे लिए 2200 थाई बात लेके आया। तो और हाँ, आपकी हर ट्रांजैक्शन पे 220 बात कटते हैं। तो ये है। बाकी फिर मैंने उसके बाद मैंने 2200 बात का इसलिए कराया, क्योंकि अगर मैं 2000 रुपये मतलब नॉर्मल लाइन पे लगता तो मेरे से पूछते कि आपका मतलब 10,000 थाई बात कहाँ है, क्या है, मतलब बहुत मतलब ज़्यादा उसमें सीन था। तो मैंने सीधे गया मैं फास्टैग लाइन पे मैंने उन्हें 2200 बात दिए। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और थोड़ी देर पे, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, 2200 बात देके मैं बैठ गया था और उन्होंने थोड़ी 2-3 मिनट में मेरे को दे दिया मेरा पासपोर्ट स्टैम्प लगा के। तो मैं थाईलैंड आ गया था। बाकी बात हम करें होटल की, तो मैंने होटल नहीं लिया था थाईलैंड में। मैंने अपने पैसे बचाए थे और मैंने हॉस्टल लिया था 5 दिन के लिए, जो मेरे को पड़ा था 4000 समथिंग का। होटल का नाम है इसारा बाई दी हॉस्टल। आप गूगल पे या booking.com पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं थाईलैंड 5 दिन रहा। मैं बैंकॉक ही रहा, क्यों मैंने खाउसान रोड वगैरह एक्सप्लोर करी, क्योंकि मेरे को बैंकॉक ही रहना था। मैं सोच के आया था, मेरी आइटिनरी में यही था कि मैंने बैंकॉक लोकल घूमना है। तो मैंने बैंकॉक घूमा और पाँच दिन मैं बैंकॉक पे रहा था। उसके बाद मैं चले गया वियतनाम के लिए। गाइस कुछ नहीं है,
कोई मतलब इतना रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है वियतनाम के लिए। वियतनाम के लिए आपको एक ई वीज़ा फिल करना होता है। आपको गूगल पे टाइप करेंगे वियतनाम ई वीज़ा करके, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आपको वहाँ पे अपनी पासपोर्ट डिटेल और अपनी डेट वगैरह डालनी है कि कहाँ से आप फ्लाई करेंगे, कहाँ जाएंगे और कौन से होटल जाएंगे। मतलब इतना कोई देखता नहीं है, बस मेनली ये है कि आपको ई वीज़ा मतलब फिल करना है और आपका ई वीज़ा आ जाएगा 3 से 4 दिन में। मतलब उस पर लिखा रहता है कि 3 वर्किंग डेज़ पे आपको मिल जाएगा, बट मेरे केस पे तो मेरे को 5 दिन में मिला था। तो मतलब क्योंकि एम्बेसी में फ़ाइल ज़्यादा होंगी तो मेरे को लेट मिला था, तो ये काम भी हो गया। 5 दिन में आपको हार्डली मिल जाएगा। तो आप पहले ही इसे वो कर लीजिए, मतलब पहले ही फिल करके, मतलब जाने से पहले 10 दिन पहले कर लीजिए, क्योंकि फ़्लाइट टिकट वगैरह कुछ नहीं मांगते हैं वो। उसके बाद आप जब वियतनाम में एंटर करोगे तो आपसे वियतनाम में कुछ नहीं बोलते हैं। आप ऐसे जब आप वियतनाम में एंटर करोगे तो आप या तो हो चिन मिन्ह उतरोगे या अदर। मैं तो हो चिन मिन्ह में उतरा था। तो हो चिन मिन्ह में जैसे ही मैं उतरा तो मैं अंदर आया, मेरे से ज़्यादा मतलब बहुत सीमलेस था वियतनाम का। आप लाइन पे लगोगे इमिग्रेशन के, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा, आपसे आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगेगा, देन यू आर गुड टू गो। तो स्टैम्प लगा देगा, उसके बाद आप हो ची मिन्ह से बाहर आ जाओगे जी। ज़्यादा दुकानें नहीं है वहाँ पे ड्यूटी फ्री की, छोटी छोटी सी शॉप्स हैं। तो आप हो ची मिन्ह से बाहर आओगे। और हो ची मिन्ह में मैंने लिया था गाइज़, हॉस्टल लिया था जस्ट मतलब एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मतलब हार्डली मेरे को 10-15 मिनट लगे होंगे। पैदल गया था मैं, अपने पैसे बचाए थे वहाँ पे, तो पैदल गया था मैं और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब 10 मिनट लगे होंगे हार्डली। और मैंने वहाँ पे एक हॉस्टल लिया था S4 एयर, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप booking.com पे डाल सकते हैं हॉस्टल। मतलब वहाँ पे मैं 2 दिन रहा था। 2000 रुपये आई थिंक मैंने 1000 रुपये दिए थे वहाँ पे इंडियन करेंसी में। उसके बाद मैं मुइने आ गया। मुइने में मतलब मैं एक आई होम करके एक बैकपैकर रिजॉर्ट है, मैं वहाँ पे आया। मैंने 5 दिन का यहाँ पे बुकिंग कराई और मेरे को कितने की पड़ी, मेरे को ये पड़ी 1600 रुपये इंडियन करेंसी में। हार्डली आप 1700 रुपये मान के चलिए। अपना खाने पीने का तो आपके ऊपर है, ये वेरी करता है आपके ऊपर कि मतलब आप कितना खर्च करते हो। मतलब यहाँ एक रूल है कि आप जिस भी हॉस्टल पे जाओगे आपको शाम को वहाँ पे एक फ्री बियर देते हैं ये लोग, या फ्री बियर ले लो या आप कोई ड्रिंक ले लो, लाइक कोई भी स्प्राइट कोक वगैरह, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। उसके बाद खाने पीने का तो आपके ऊपर है कि आप कितना खर्च करते हो। तो हार्डली इस ट्रिप में मेरा खर्चा आया, मैं आपको फ़्लाइट टिकट के बारे में बता देता हूँ। फ़्लाइट टिकट मेरी आई 24,000 रुपये की मेरी फ़्लाइट टिकट थी। बैंकॉक का खर्चा मेरा 4,000 रुपये था रहने का। बाकी खाने का मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि एक दिन का 1000 रुपये आप मान के चलिए, क्योंकि मेरे केस में मैं वेजिटेरियन खाना था, मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो थोड़ा दूर जाने के चक्कर में और वेजिटेरियन खाना थोड़ा महंगा था मेरे केस पे, मेरे को ऐसा लगता है। और गाइस मैं आपको थाईलैंड के बारे में थाईलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आप ग्रैब ऐप यूज़ मत करना, वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। आप यूज़ करना बोल्ट ऐप, वो डाउनलोड कर लेना थाईलैंड जाते ही। बोल्ट ऐप बहुत चीपेस्ट है और आपको मतलब आपके बहुत पैसे बचाने वाला है। और आप जब वियतनाम आओगे तो वियतनाम में आप ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हो और एक वीनासुन टैक्सी करके, मतलब मेरे को तो नॉर्मल सबका सेम ही लगा ये। मतलब हार्डली चार्ज तो करते ही हैं, मतलब अच्छा खासा आपसे पैसा ले लेते हैं। तो ग्रैब ऐप आप यूज़ कर सकते हो और वीनासुन करके एक ऐप है। और बाकी एयरपोर्ट पे आप जब सिम लोगे वियतनाम में तो थोड़ा उनसे अच्छे से पूछ लेना, क्योंकि मेरी सिम में अब नेट नहीं चल रहा है। उनने बोला था पर डे 4 GB, बट अब तो मेरी फ़ोन की सिम ही नहीं, अब तो मेरे सिम ही नहीं चल रही है। मतलब नेटवर्क आ रहे हैं बट नेट नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे आप उनसे पूरा कंफर्म कर लें। उसके बाद गाइस और तो कुछ नहीं है। आप मतलब मेरा टोटल खर्चा आप हिसाब लगा सकते हैं कि 24,000 रुपये मेरे फ़्लाइट का टिकट था, बाकी 5,000 रुपये मेरा, 4,000 रुपये मेरा हॉस्टल का था बैंकॉक पे। बाकी मेरा खाना पीना पर डे का 1,000 रुपये लगा, तो 5,000 वो हो गया। और अगर आप कुछ और चीज़ें करते हैं, मतलब क्लब वगैरह जाते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी वियतनाम का भी सेम ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है आना वियतनाम भी। और यहाँ भी सेम ही है। यहाँ मेरे को हॉस्टल थोड़ा सस्ता मिला है म्यूने में, 1600 रुपये में 5 दिन, मतलब काफ़ी अच्छा है हॉस्टल भी, आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हैपनिंग है, सामने बीच है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो यही आपको बताना था इस वीडियो के थ्रू, मैंने आपको यही बताना था कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि आप नहीं आ सकते हो, तो आप आ सकते हो, आइए और खूब इन्जॉय कीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।